जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए आज आप सभी के जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले छात्र हैं, आपका अगला प्रैक्टिस सेट और ये है प्रैक्टिस सेट 7वां लेकर आ चुके हैं। ठीक ना। जीके जीएस के अलावा जितने भी सब्जेक्ट बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं, सारे प्रकार के सवाल को जो है इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फटाफट से हम लोग सेट को, और कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सेट लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। आपको बताना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से, पिछले ही क्लास में आप सभी को शब्द के बारे में बताए थे। पिछला क्लास यदि नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जाकर के उसको देख लीजिएगा। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अच्छा, 4 भेद कौन कौन से होते हैं? तो तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज शब्द होते हैं, देशज, और क्या होते हैं? कहेंगे सर विदेशज। ठीक है, यानी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। और तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज किस प्रकार के शब्द होते हैं, किसको कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कल हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है ना, देख लीजिएगा प्रैक्टिस सेट 6वां, ये तो 7वां है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? बताइए यांत्रिक तरंग इनमें कौन सा है। देखिए यांत्रिक तरंग उसको कहता है जो कि पदार्थ वगैरह में गमन कर जाए, है ना। कोई भी मटेरियल वगैरह हो, पदार्थ वगैरह हो, उसमें गमन करे, उसी को कहते हैं हम लोग यांत्रिक तरंग। तो कहेंगे सर ध्वनि तरंग अच्छे से सर जितना ठोस पदार्थ रहेगा उसमें अच्छे से और भी ज़्यादा वो गमन करता है, यानी पदार्थ में वो गमन कर सकता है। कौन? ध्वनि तरंग। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ध्वनि तरंग को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि 2 क्रमिक शीर्षों की बीच की दूरी L है तो उनकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त हम कर सकते हैं किसके द्वारा? यदि 2 क्रमिक शीर्षों की बीच की दूरी L है तो उनके तरंगदैर्घ्य को हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि L के द्वारा ही सर उसके तरंगदैर्घ्य को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, यदि शीर्षों किसी भी 2 क्रमिक शीर्ष के बीच की क्रमानुसार होना चाहिए वो शीर्ष, यदि उसके बीच की दूरी L है तो हम कहेंगे तरंगदैर्घ्य भी उसका क्या होगा? कहेंगे सर L ही होगा। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कहता है सघन माध्यम में प्रवेश करने पर जो प्रकाश की गति होती है उसमें परिवर्तन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति के परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसको हम लोग अपवर्तक सूचकांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्तक सूचकांक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कहता है एक धनावेशित वस्तु और एक ऋणावेशित वस्तु, इसको समीप लाने पर उनके बीच लगेगा कौन सा बल? एक वस्तु धनावेशित है और एक वस्तु ऋणावेशित है। यदि हम दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो उसमें आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों लगेगा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोनों तो लग नहीं सकता है। और देखिए जो विजाती होता है ना, जैसे धनावेशित और ऋणावेशित है तो आकर्षित करेगा, विजाती चीज़ आकर्षित कर लेता है, तो कहेंगे सर उसमें आकर्षण बल लगेगा। और सजाती चीज़ जो होता है वो विकर्षण, उसमें प्रतिकर्षण या विकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर तो अपोजिट है तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अपोजिट में आकर्षण बल। ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? अच्छा, कर्नाटक में पूर्व की ओर बहने वाली नदी में से कौन सा नहीं है? देखिए ऑप्शन होगा बी करेक्ट। कहेंगे सर मांडवी नदी। पहले तो ये कर्नाटक की नदी है ही नहीं, मांडवी। ठीक है ना, ये मांडवी जो नदी है ये कहाँ की नदी है? तो कहेंगे सर ये गोवा की भी नदी है। मांडवी नदी गोवा में बहती है। तो कर्नाटक में पूर्व की ओर कहे या किधर भी कहे, है ना, तो मांजरा हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा, भीम नदी हो जाएगा। बाकी मांडवी जो है ये गोवा की नदी है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है, बताइएगा। कह रहा है रिपोर्ट शुड परफेक्टली राइट। इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब कि किसी भी रिपोर्ट वगैरह को हम किस चीज़ को प्राथमिकता देकर लिख सकते हैं, या किस तरह से लिखा जाना चाहिए किसी भी रिपोर्ट को? तो भाई सिलसिलेवार तरीके से लिखा जाना चाहिए, या फिर ये कहें कि सर क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाना चाहिए। ऑप्शन होगा ए करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक सीक्वेंस मैनर में लिखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, साफ साफ कहने वाले को हम क्या बोलेंगे एक शब्द में? बताइए, हिंदी के प्रश्न ही है। साफ साफ कहने वाले को हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो अस्पष्टवादी बोलेंगे। साफ साफ कहने वाले को अस्पष्टवादी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइंस का है, इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक प्रतिरोध की लंबाई, एक प्रतिरोध है जिसकी लंबाई L है,
उसके अनुप्रस्थ भाग का जो क्षेत्रफल है वो a है, ठीक है भाई। और प्रतिरोध r, लंबाई को l से डिनोट किया है, क्षेत्रफल को r से डिनोट किया है, प्रतिरोध को r से डिनोट किया है। अब कहता है कि एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है, ठीक है, लंबाई उसका आधा कर दिया गया यानी l/2, अनुप्रस्थ जो भाग था इसमें था क्षेत्रफल a, इसमें क्या कर दिया, क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया, 2a कर दिया। अब कहता है भाई प्रतिरोध इसमें r था तो इसमें बताइए प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो यदि हम लंबाई को आधा कर दें और क्षेत्रफल को दोगुना कर दें तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कहेंगे सर r/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r/4। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रहे ना, r/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए करें निम्न में से कौन सा देशज शब्द नहीं है, बताइए कौन इनमें देशज शब्द नहीं है। कल के ही क्लास में बताएं देशज किसको बोलते हैं, जो हमारे देश में जिस भाषा की उत्पत्ति हुई हो और हमारे देश में उसको आम बोलचाल के भाषा में बोलना शुरू कर दिया लोगों ने, उसको देशज कहते हैं। और जो विदेश से शब्द आए हैं, दूसरे देश से आया गया जो लिया गया शब्द है और हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में बोलने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं विदेशज शब्द। यहाँ पर कह रहा है देशज कौन सा नहीं है, इसका मतलब विदेशज, कहने का अर्थ यही हो जाएगा। तो सिंपली आप ये समझिए कि देशज इनमें कौन कौन सा है। तो लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, खिचड़ी हो गया, ये सब के सब क्या है, देशज शब्द हैं। स्टेशन देशज शब्द नहीं है, ये क्या हो जाएगा, स्टेशन जो है ये विदेशज शब्द है, ठीक है। स्टेशन क्या है, विदेशज शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टेशन एक प्रकार से इंग्लिश का शब्द है ना, तो विदेशज ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। बताइए एक्वा रेजिया यदि हमें बनाना हो तो नाइट्रिक अम्ल जो है और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है किस अनुपात में मिलाना होगा हमें। तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहेंगे सर 1:3 में, यानी कि एक मात्रा यदि हम नाइट्रिक अम्ल का ले रहे हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 मात्रा हमें लेना होगा, ठीक है ना। तो 1/3 हो जाएगा इसका रेशियो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है। अच्छा अवधि 4 में, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आवर्त की बात ये कर रहा है, आवर्त 4 में। तो सबसे पहले क्या आता है, कहिएगा सर, सबसे पहले हीलियम आता है, फिर क्या आता है सर नियोन, फिर क्या आता है सर हीलियम, नियोन, आर्गन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन आता है, क्रिप्टन। तो 1 2 3 और फिर 4, चौथे में कौन सा आएगा, वही तो कह रहा है, तो भाई क्रिप्टन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। इसके अलावा भी होता है, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, एक जेनॉन होता है। इसके बाद 5वें नंबर पर कौन सा आता है, कहेंगे सर जेनॉन आता है। 6वें नंबर पर रेडॉन आता है ना। तो ये सब याद रखिएगा एक प्रकार से क्रमानुसार, है ना, ऊपर से नीचे की ओर, आवर्त 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7वें में एक अननोन प्रकार का है, वो आपको याद नहीं रखना, वो पूछा भी नहीं जाता है उतना। अगले क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। कहता है सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध जो हाइड्रोजन बॉन्ड है किसके बीच बनेगा, जल के बीच, अमोनिया के बीच बनता है, या हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच बनता है, या हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच बनता है। तो भाई हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच बनता है, HF इसका फॉर्मूला आता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच बनता है सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, परिवर्तनीय संयोजकता डैश के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो करेक्ट आंसर सी होगा, संक्रमण तत्व के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं परिवर्तनीय संयोजकता को, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे कि परमाणु संख्या यदि 57 है तो ये जो तत्व है संबंधित है किससे। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, या एस ब्लॉक से। 57 अच्छा किसका होता है, तो लेंथेनाइड ग्रुप का 57 से स्टार्ट होता है और 71 तक जाता है ना, आप सभी को बताए थे पिछले क्लास में। लेंथेनाइड ग्रुप का ये क्रमांक होता है ना, 57 से लेकर के 71 तक। और जो लेंथेनाइड ग्रुप है ये कहाँ पर मौजूद है, तो कहिएगा सर ये वाला ना डी ब्लॉक में उपस्थित है, लेंथेनाइड ग्रुप। और एक होता है कौन सा, एक्टिनाइड ग्रुप, दोनों किस में होता है, ब्लॉक डी में मौजूद है। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, कहेंगे सर डी ब्लॉक हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रहेगा, रख लीजिएगा याद। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए कह रहा है कि औषध रसायनज्ञ के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया, इसको क्लियर करके समझाते हैं। जो औषधि यानी दवाई वगैरह बनाता है, जड़ी बूटियों से जो दवाई वगैरह बनाता है जो वैज्ञानिक, तो केमिस्ट्री एक तरह से हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री के ही तो वैज्ञानिक हुए ना, तो इसलिए लिख दिया है रसायनज्ञ, यानी कि रसायन के वैज्ञानिक जो औषधि वगैरह बनाते हैं। तो वही कह रहा है कि औषधि बनाने के लिए वो सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण का वह कौन सा विधि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग में वो लाते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। लक्ष्य अणुओं के आधार पर जो है औषधि का वो वर्गीकरण करते हैं। औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण कौन सा है? तो कहेंगे सर लक्ष्य अणुओं के आधार पर वो औषधियों का वर्गीकरण करते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं। कह रहा है कि टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, बताइए टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाएगा भाई? नींबू में, आंवला में, कच्चे आमों में या अंगूरों में? तो टार्ट्रिक एसिड कच्चे आम में भी पाया जाता है, अंगूर में भी पाया जाता है। 3 और 4 देखिए कहाँ पर है? कहेंगे सर ऑप्शन सी में दे रखा है। इसके अलावा टार्ट्रिक अम्ल जो है वो आप लोग पढ़े होंगे इमली में भी पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड, है ना। अच्छा, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कहेंगे सर सिट्रिक एसिड। कौन सा? सिट्रिक एसिड। अच्छा, आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते भी हैं। और आंवला में प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी भरा होता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, यानी सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी का आंवला ही उसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा सब, नींबू में सिट्रिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड या कच्चे या फिर अंगूर में या फिर इमली में, इन तीनों में टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो 3, 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, देखिएगा इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं पहले। क्या कह रहा है? कहता है सूची 1 और 2 को सुमिलित करके कोड का उत्तर दीजिए। कह रहा है कॉलम ए जिसमें कि अम्ल का नाम लिखा हुआ है भाई, और यहाँ पर है कॉलम बी सूक्ष्म जीव के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही हो जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। इसका क्या मतलब है सर? तो जो साइट्रिक एसिड है इसमें कौन सा सूक्ष्मजीव पाया जाता है? तो याद रखिएगा इसमें एस्परजिलस नाइगर नाम का सूक्ष्मजीव पाया जाता है। एसिटिक जो एसिड है इसमें कौन सा सूक्ष्मजीव पाया जाता है? तो इसका आंसर 1 है, तो कहेंगे सर इसमें एजेटोबैक्टर नाम का सूक्ष्मजीव पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल, ये जो ब्यूटेरिक अम्ल है इसमें कौन सा सर सूक्ष्मजीव पाया जाता है? तो याद रखिएगा क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटाइलिकम, याद रहेगा क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटाई, इसको आधा आधा करके बोलिए क्लोस्ट्रोडियम, ठीक है, इसको आधा बोलिए ब्यूटाई फिरलिकम, याद रखिएगा। ये ब्यूटेरिक अम्ल में पाया जाता है। जो खट्टा वगैरह, जो मक्खन वगैरह यदि खट्टा हो जाए ना तो उसमें ये सूक्ष्मजीव पनप जाता है। लैक्टिक अम्ल तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक अम्ल में लैक्टोबैसिलस नाम का सूक्ष्मजीव पाया जाता है। दूध वगैरह में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। खट्टे जो मक्खन वगैरह हो गया उसमें ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक एसिड तो आपको बता ही दिए, जो सिरका वगैरह होता है ना, अचार वगैरह, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू वगैरह में पाया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक ना। बाकी किस में कौन सा सूक्ष्मजीव पाया जाता है वो भी आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? गंध रहित माने गंध नहीं होना, ठीक है। रहित माने रहना नहीं समझिएगा, गंध नहीं होना माने रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन बोल सकते हैं, है ना। तो ये किस में होता है? कहेंगे सर शून्य समूह के जितने भी तत्व होते हैं ना, शून्य समूह के जितने भी तत्व हैं उसमें ये गुण मौजूद होता है। शून्य समूह के तत्व को हम क्या बोलते हैं? कहेंगे सर इसको हम लोग अक्रिय गैस या अक्रिय तत्व ही बोलते हैं ना। अक्रिय गलत लिख दिए क्या? अक्रिय गैस बोल सकते हैं। अच्छा, अक्रिय गैस को एक और नाम से जानते हैं उत्कृष्ट गैस, लिखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस। इसके अलावा नोबेल गैस, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो नोबेल गैस। अच्छा, यही इंग्लिश वाला शब्द ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, इसी को नोबेल इस प्रकार से लिख देता है, नोबेल गैस। तो समझिएगा एक ही चीज़ है, उत्कृष्ट गैस कहिए, नोबेल गैस कहिए, अक्रिय गैस कहिए, है ना। तो ये किस समूह में आते हैं? शून्य समूह में आते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रंग में हीन होता है, स्वाद भी इसमें नहीं होता है और गंध भी नहीं होता है ना। ये सब याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अच्छा, शून्य समूह में कौन कौन से आते थे? तो अभी आपको बताए ही हैं, है ना। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया और रेडॉन हो गया। ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। शून्य समूह में यही सब आते हैं अक्रिय गैस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? बताइए सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। बड़ी आंत के भाग का नाम है एक क्या? सिग्मोइड कोलन। तो बी करेक्ट आंसर होगा सर। अगले क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि आंतरीय रसांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती है किस चीज को? तो ए होगा करेक्ट आंसर। फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल को ये अवशोषित नहीं कर सकती है। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? सर इसका क्या मतलब है समझिए। एलर्जनों माने कि जो नॉर्मल
व्यक्ति भी हैं जिसको कि नॉर्मल बात पे भी एलर्जी वगैरह छोटी छोटी चीज़ों पे एलर्जी हो जाता है। तो वही ये कह रहा है कि किसकी अति यानी कि उसके शरीर में किस चीज़ का मात्रा बढ़ जाता है जिसके कारण से ये उत्पन्न हो जाता है, एलर्जी वगैरह उन्हें होने लगता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला IgE। सर IgE ये क्या है? तो एक प्रकार का ये हम एंटीबॉडी इसको बोल सकते हैं, हमारे शरीर में ही ये पाया जाता है, एंटीबॉडी एक प्रकार का है ये। लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है पता है? इम्यूनोग्लोबिन नाम है इसका, लिख लीजिए। आपको ऑप्शन में ये ना दे करके हो सकता है इम्यूनोग्लोबिन दे दे, है ना। तो इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, याद रहेगा ना, इसका वास्तविक नाम यही है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? अच्छा, विटामिन के जो है यह किसके संश्लेषण में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है, यानी विटामिन के किसका संश्लेषण करता है, वही ये कह रहा है। तो भाई प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है, प्रोथ्रोम्बिन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन डी। अच्छा, विटामिन के और किस चीज़ में सहायक होता है? तो ब्लड को जमाने में, है ना, ब्लड को जमाने में भी ये सहायक होते हैं। किसको जमाने में? कहेंगे सर ब्लड को जमाने में। अगले क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एकदम याद रखिएगा इसको। कौन सा वो जीवाणु है जो कि अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देता है? तो देखिए उस जीवाणु का नाम है नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ठीक है ना, याद रखिएगा। पहली प्रक्रिया में वो नाइट्रोकोकस काम करता है, दूसरी प्रक्रिया में फिर नाइट्रोबैक्टर काम करता है, यानी दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जीवाणु का नाम क्या है? नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कह रहे हैं रुधिर संचरण यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जो रुधिर संचरण है इसके लेने देने के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, युग्म कौन सा सुमेल सही नहीं है ना, यही पूछ रहा है। यानी कि किसी का ब्लड ग्रुप यदि ए है तो क्या वह ए से लेन देन कर सकता है? तो कहेंगे हाँ सर, वो ए से ले भी सकता है, ए को दे भी सकता है। ए बी से वो ले तो सकता है लेकिन ए बी को दे नहीं सकता है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि लेन देन तो ये कर सकता है एक तरह से, है ना, तो ये सही है। बी वाला बी को दे सकता है, बी से ले भी सकता है, ए बी को दे सकता है लेकिन ए बी से फिर ले नहीं सकता है ना, क्योंकि उसके पास एक ए पाया जाता है। अच्छा, ए बी ये सभी से, हाँ सभी से ले सकता है, पूरा नहीं लिखा है लेकिन सभी से दे सकता है ऐसा तो नहीं होगा ना, इसका मतलब यही है कि सभी से ये क्या कर सकता है? ले सकता है, तो ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के हम कहें कि तीनों सही है। कह रहा है सुमिलित कौन सा नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। कहेगा सर कैसे, क्या कह रहा है? ये कहता है कि ओ जो ब्लड ग्रुप जिसका है वो किसी को नहीं दे सकता है, बिल्कुल गलत बात है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना वो सबको दे सकता है भाई, और इसमें सारे प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आंसर ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? यानी हमारे शरीर का वह कौन सा भाग है जिसमें रक्त का प्रवाह जो है ये सबसे तेज होता है? यकृत में, अग्नाशय में, महाधमनी या महाशिरा में? तो कहेंगे सर महाधमनी में ये होता है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? बहुत गहराई में मिल सकता है समुद्र में, वो कौन सा शैवाल है? लाल शैवाल, भूरी शैवाल, हरित शैवाल, सुनहरी शैवाल? तो भूरी शैवाल होगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। कहेंगे सर भूरा शैवाल। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ बताइएगा कि शैवाल के जो अध्ययन है इसको क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई इसको हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको हम लोग बोलेंगे फाइकोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा शैवालों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर करें अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है, बताइए किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है कीटों वगैरह में? तो ज़्यादातर किस प्रकार का होता है? कहेंगे सर ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से सभी, यानी कि XO प्रकार, XY प्रकार और ZW के प्रकार होता है। कौन सा होगा? कहेंगे करेक्ट आंसर सर डी है। ह्यूमन वगैरह में तो ज़्यादा XX या XY इस प्रकार से होता है, इसमें XO प्रकार भी होता है, ZW भी प्रकार होता है, इस प्रकार के कई सारे प्रकार होते हैं। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि पादप विषाणुओं में प्रायः होते हैं। पादप विषाणु मतलब समझ रहे हैं, पादप माने होता है पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा में जो विषाणु वगैरह पाए जाते हैं उसमें क्या होता है? DNA मौजूद होता है, DNA और RNA दोनों मौजूद होता है, यानी अथवा के मतलब या तो DNA भी हो सकता है या RNA भी हो सकता है, या RNA या फिर DNA अथवा RNA। अच्छा, DNA RNA ये 2 बार दे रखा है ना, तो वैसे ये आंसर होगा भी नहीं। आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन सी सही है, RNA मौजूद होता है। जो पादप विषाणु होता है ना, पेड़ पौधों में जो विषाणु पाए जाते हैं उसमें मूल रूप से RNA पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाएगा? कहेंगे सर
RNA, याद रखिएगा। अच्छा, एक सवाल आप हमको बताइएगा कि जो पादप हैं इसमें एक विषाणु मिला था। सवाल पूछा जाता है कि पादपों में पाया जाने वाला सबसे पहला विषाणु या पहला वायरस का नाम क्या है? पढ़े होंगे आप सभी लोग, TMV यानी टोबैको मोजैक वायरस, जो कि तंबाकू में मिला था। याद रखिएगा, ठीक ना। पूछेगा सवाल कि पादप में पाया जाने वाला या पादप में खोजा गया सबसे पहला वायरस यानी कि सबसे पहला विषाणु, तो TMV टोबैको मोजैक विषाणु, ठीक, याद रखिएगा इसको। आइए अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये आपका। देखिए, कह रहा है कि एलन के नियम के अनुसार जो ठंडे जलवायु वगैरह हैं वहाँ पर रहने वाले स्तनधारियों के पास होते हैं छोटे कान और लंबे पाद माने पैर। लंबे कान होते हैं, छोटे पैर होते हैं, लंबे कान और लंबे पैर होते हैं, छोटे कान और छोटे पैर होते हैं। तो जो ठंडे जलवायु वगैरह में रहने वाले स्तनधारी हैं उसके छोटे छोटे कान होते हैं और छोटे उसके पैर भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो गए टोटली आपके आज के 30 प्रश्न। 30 में से आपका कितना सही हुआ ये कमेंट करके आप लिखिएगा, यदि आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो, ठीक है ना। पिछला क्लास नहीं देखें तो अभी जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं। और टेलीग्राम पर हम PDF भी आप सभी के लिए डाल दे रहे हैं, तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।